हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। आज है हमारा 6 मार्च 2023 का करंट अफेयर सेगमेंट का शेड्यूल, ठीक है ना। और 6 मार्च की करंट अफेयर स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम आईएसपीसी सिंप्लीफाइड। और इस करंट अफेयर के साथ मेनली हम लोग स्टैटिक पोर्शन को भी इंक्लूड करते हैं। जो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होता है वो मैं ऐड करता हूँ। अगर आपको ये करंट अफेयर देखना है तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हो किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम जो हमारे इंडिया में होती है उसके लिए, एज वेल एज यूपीएससी के लिए, एज वेल एज वन लाइनर्स एग्जाम जो होते हैं हमारे इंडिया में, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवेज हो गया, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप इससे बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्वेश्चन ऑफ द डे है मैपिंग का क्वेश्चन। मैं हर दिन इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि ब्लैक सी जो है उसके आसपास की कंट्रीज कौन कौन सी है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है। आपको ब्लैक सी के जो आसपास कंट्रीज टच करती है उसकी नेम बतानी है, और इसके लिए ट्रिक आपको जनरेट करना है, ठीक है ना। क्यों ट्रिक जनरेट करना है? क्योंकि ट्रिक से आपको चीज़ें याद रहेंगी। चलिए, तो ब्लैक सी का ट्रिक आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला करंट अफेयर। मुंबई रैंक्स 37th। मुंबई की जो रैंक है वो 37वीं आई है इन प्लेस ग्लोबली इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग में। मुंबई रैंक्स 37th प्लेस ग्लोबली इन प्राइस ग्रोथ इन लग्जरी हाउसिंग। लग्जरी हाउसिंग के केस में मुंबई की रैंक ग्लोबली 37वीं आई है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें, पहले क्या थी? मुंबई की रैंक थी 92, अभी क्या हो गई है? रैंक हो गई 37। किस चीज़ में? तो ग्लोबल लिस्ट ऑफ मूवमेंट्स इन प्राइसेस ऑफ लग्जरी होम्स एज द सिटी सॉ अ गेन ऑफ 6.4% ड्यूरिंग 2022 कैलेंडर ईयर। तो टोटल जो प्राइस इंक्रीज गेन है ना वो 6.4% है इन केस ऑफ मुंबई। अच्छा, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? जो ये इंडेक्स है मुंबई, जो इंडेक्स है प्राइस ग्रोथ इंडेक्स, लग्जरी हाउसिंग इंडेक्स, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? ये है आपको नेट फ्रैंक, जो कि वर्चुअली रिलीज किए थे इसको, द वेल्थ रिपोर्ट 2023 को, ठीक है ना। अब मुंबई की रैंक है इसमें 37। नेट फ्रैंक रिपोर्ट क्या बताती है ना कि इसकी जो प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स, एक इंडेक्स होता है जिसको कहते हैं प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स, इसको पीरी 100 कहते हैं। उसमें रेटिंग होती है, उसमें डिफरेंट हाउसिंग्स की रेट करते हैं, लग्जरी हाउसिंग की रेटिंग करते हैं। उसके बाद डिफरेंट लोकेशंस को हम लोग एज अ रैंक वाइज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पीरी 100 की बात कर रहे हैं। तो मुंबई का जो प्राइम प्रॉपर्टी मार्केट है ना वो विटनेस किया है प्राइस अप्रिसिएशन कितना, 6.4% का ग्लोबली। अगर हम लोग इसी तरीके से बात करें तो अभी पूरे ग्लोब में 37th पोजीशन है मुंबई का पीरी 100 इंडेक्स में। पहले क्या था? 2021 में 92 था, 2022 में पीरी 100 में 37वां आया है। अब हम लोग और बात कर लेते हैं, तो और 3% एक्सपेक्ट किया गया है एप्रिसिएशन का इन 2023। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे बेंगलुरु की, तो प्राइम प्रॉपर्टी प्राइसेस राइज किया है 3%, हेल्पिंग द सिटी इंप्रूव इट्स रैंक। 63rd रैंक पे आ गया है बेंगलुरु 91st से। 91st रैंक ऑफ बेंगलुरु वॉज इन 2021 और अभी 63rd रैंक है। इसी तरीके से हम दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि जो अप्रिसिएशन हुआ है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू बेंगलुरु एज वेल एज महाराष्ट्र या मुंबई। तो इसका 1.2% अप्रिसिएशन है, एंड इसका जो रैंकिंग है वो 77th हो गया है 93rd से। 93rd रैंक था इसका 2021 में और अभी 77th रैंक हो गया 2022 में, ठीक है ना। अब हम लोग वर्ल्ड की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड में देख लेते हैं तो आशपेन जो है वो रैंक 2nd किया है, उसके बाद रियाद है 3rd, फिर टोक्यो, फिर मियामी एंड प्राग। अगर हम लोग वर्ल्ड्स का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी देखें तो ये आपको याद रखना है स्टैटिक पोर्शन के लिए, तो वो है मोनाको। मोनाको क्या है? वर्ल्ड्स का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, जहाँ पे $1 1 मिलियन आपको 70 स्क्वायर मीटर ऑफ स्पेस दिलाएगा। आप $1 मिलियन लेके जाओगे, $1 मिलियन लेके जाओगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 17 स्क्वायर मीटर का स्पेस मिलेगा। तो मोनाको सब वर्ल्ड्स का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। उसके बाद हांगकांग है जिसमें आपको $1 मिलियन में 21 स्क्वायर मीटर मिल जाएगा। फिर न्यूयॉर्क है जहाँ पे 33 स्क्वायर मीटर मिल जाएगा 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब हम लोग मुंबई रैंक 2nd अमॉन्ग APAC मार्केट आफ्टर टोक्यो विद द 6.4% ईयर राइज इन वैल्यूज़। तो याद रखिएगा मुंबई जो है वो इंडिया में टॉप पे है एंड वर्ल्ड में 37th रैंक पे है। किसके द्वारा रिलीज किया था ये याद रखिएगा, नेट फ्रैंक। कौन सी रिपोर्ट होती है तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कौन सी रिपोर्ट है? तो प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स पीरी 100 है। ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर। देखिए, वुमेन प्रीमियर लीग WPL बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसके साथ ही अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी है। तो हम लोग वुमेन्स प्रीमियर लीग के बारे में जान लेते हैं जो हमारे इंडिया में
कंडक्ट कराया जा रहा है। तो वुमेन प्रीमियर लीग के बारे में जानेंगे। तो इसकी लोगो ये है। अब देखिए कंट्रीज किस में कंडक्ट किया जा रहा है, तो ये इंडिया, सबको पता है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है बीसीसीआई के अभी हेड कौन है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटर है इसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके हेड आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसकी फॉर्मेट जो है 2020 क्रिकेट की फॉर्मेट है। फर्स्ट एडिशन 2023 में हुआ है। 4 मार्च को पहली एडिशन शुरू हुई थी। टूर्नामेंट का फॉर्मेट क्या है? डबल राउंड रॉबिन एंड प्ले ऑफ, जैसा नॉर्मल होता है 2020 का फॉर्मेट। नंबर ऑफ टीम्स अभी तक 5 इनरोल्ड हैं। 5 ही टीम के साथ पहली वो WPL खेली जा रही है। टीम कौन कौन सी है ये भी एक बार जान लेते हैं जल्दी में। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि अगर आप स्टैटिक पोर्शन किसी भी एग्जाम में देते हो तो ये पूछा जा सकता है। अगर आप किसी स्टेट PCS भी देते हो तो आपको इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टीम कौन कौन से हैं? तो टीम है आपको दिल्ली कैपिटल, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, यूपी वॉरियर्स, ठीक है ना। अब चलिए, पहला मैच खेला गया था 4 मार्च 2023 को 8 बजे से। स्कोर कार्ड में मुंबई इंडियन किसके बीच? तो मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात जायंट के बीच में खेला गया था। मुंबई इंडियन जीत गई थी, ठीक है ना। गुजरात जायंट हार गया था। अब 143 रन से मुंबई इंडियंस जीता था। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। अंपायर थे इसके नितिन पंडित जी एंड वृंदा राठी जी, ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी हरमनप्रीत कौर, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस से बिलोंग करती हैं। गुजरात जायंट टॉस जीती थी बट फील्ड चुनी थी। मैं इतना डिटेल में क्यों गया? क्योंकि ये पहली मैच थी, तो फर्स्ट मैच आपको याद होना चाहिए WPL का, वुमेन प्रीमियर लीग का। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स फॉर ऑफ कंपटीशन लॉ। किस चीज़ के लिए? तो 8वां नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है इकोनॉमिक्स पे कंपटीशन लॉ के लिए। हम लोग समझते हैं बारीकी से आखिर कंपटीशन लॉ होता क्या है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स पे क्यों किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे 8th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ के बारे में। बहुत सारा चीज़ जानेंगे इसके बारे में। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने होल्ड किया है। किसने होल्ड किया है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने 8th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ होता क्या है। बेसिकली ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी को एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करता है। आप एक समझ सकते हो, इन दोनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएशन को क्रिएट किया जाता है इसके द्वारा। किसके द्वारा? इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ के बारे में, ठीक है ना। अब दिस कॉन्फ्रेंस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 2016 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है लगातार। लेकिन इस साल जो है ना, वो उसकी जो रेगुलेशन टॉपिक रखा गया है, रेगुलेटरी जो इशूज़ रखा गया है, वो एंटी ट्रस्ट एंड रेगुलेशन पे बेस्ड है। फिर 2 टेक्निकल सेशंस रखा गया है कंपटीशन इन चीज़ों पे। एक है कंपटीशन एंड द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इन एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट। कौन कौन से 2 टॉपिक्स हैं जो टेक्निकल सेशंस होंगे? पहला टॉपिक है कंपटीशन एंड द इकोनॉमी एंड दूसरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स इन एंटी ट्रस्ट इन्फोर्समेंट, ठीक है ना। इन दोनों को इन्फोर्स किया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन लॉ आखिर होता क्या है। बेसिकली ये नेशनल इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ ये होता क्या है ना, ये बेसिकली स्टिमुलेट करता है रिसर्च को और डिबेट को। कुछ कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं किस फील्ड में? तो कंपटीशन लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स के फील्ड में। और पर्टिकुलरली हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको बात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कोई भी क्रिटिकल मासेस हुए ना, उनमें एंटी ट्रस्ट होता है फॉर इकोनॉमिस्ट बाय। तो इस चीज़ को क्या करते हैं हम लोग इकोनॉमी के केस में? जब क्या होता है कि जब मार्केट में बहुत सारे कैपिटलिज्म भरने लगेगा ना, तो एक तरीके का एंटी ट्रस्ट डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए लोग आज भी सोशलिज्म पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक ट्रस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। हालांकि अगर देखा जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी वेलबिंग है, बहुत अच्छा एग्जिस्टेड है, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी की क्या होती है ना, वहाँ ट्रस्ट ज़्यादा होता है। लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई देखने वाला है, कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है चीज़ों को, ठीक है ना। अगर हम लोग बात कर ले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एक कोई प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटिटी होती है और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, जहाँ पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है। जैसे आज अभी आप इंडिया में कहीं से भी कॉर्नर में चले जाइए, अगर पूछिए कि अंबानी क्या कर रहा है, तो देश लूट रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं। इसी को कम करने के लिए हम लोग एक कंपटीशन लॉ इकोनॉमिक्स को बेसिकली इंट्रोड्यूस किए हैं प्लेटफॉर्म में। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये किससे मोटिवेटेड है? तो ये कंपटीशन लॉ इन USA है। USA वहाँ से एक तरीके से इंस्पायर्ड है। ये स्टार्ट किया गया था, इसी को हम लोग शर्मन एक्ट कहते हैं, जो 1890s में स्टार्ट हुआ था, जो लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट होने हुआ था, क्योंकि बिग कंपनी स्टार्ट हो गई थी ग्रूम करना वहाँ पे। इस बात का ध्यान रखना है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इसमें नहीं जाना है, ठीक है। चलिए
एक तरीके से समझिए, बेसिकली ये जो एक्ट होता है ना वो मोनोपोलीज को रोकता है। मतलब किसी भी कंपटीशन लॉ में, कंपटीशन लॉ जब बनता है तो कैपिटलिज्म में क्या होने लगता है ना कि कभी कभी एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेकलेस यूज़ करने लगती है रिसोर्सेज का। जैसे जियो का इंट्रोडक्शन हुआ था हमारे इकोनॉमी में, जियो आया, अंबानी ने लेके आया, जियो क्या किया, पूरी की पूरी मार्केट को स्वैप कर दिया। आखिर ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंपटीशन लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। डीमोनेटाइजेशन से पहले उन्होंने अपनी पूरी की पूरी स्टोर सेटअप कर दी पूरी इंडिया में हर जगह, और डीमोनेटाइजेशन के वक्त वो फ्री में सिम बांट दिए। मतलब उनका पैसा तो बट गया, उनका पैसा तो आराम से वो डिस्टिंग्विश हो गया, डिवाइड हो गया, तो उनको बर्डन तो पड़ा नहीं डीमोनेटाइजेशन का। कंपनी की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल लगभग 10,000 टाइम्स हुई, और कंपनी आज पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में प्राइम कंपनीज बन रखी है। तो आप समझ सकते हो ना ये क्या है, ये क्या है, एक मिसफेयर है, एक तरीके से बायस्ड हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि और बाकी जो कंपनीज थी, आइडिया, वोडा, एयरटेल, ये सबको आपस में मर्ज होना पड़ गया। क्यों होना पड़ गया? क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो ये एक तरीके से जो कंपटीशन लॉज अगर इंट्रोड्यूस रहते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक्स में, तो थोड़ा सा बैलेंस्ड बना रहता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की। तो एशियन कंट्री जैसे रशिया है, चाइना है, ये कौन सी कम्युनिस्ट कंट्री है? आपको पता होना चाहिए, सोशलिस्टिक है एंड कम्युनिस्ट है। यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है हर चीज़ पे। तो इनका रोल जो कंपटीशन लॉज का जो होता है ना बहुत कम होता है, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गवर्नमेंट एंड कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट एज वेल एज द गवर्नमेंट का बहुत अच्छा रोल है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन लॉज का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर इंडिया की बात कर ले तो यहाँ मिक्स्ड है। मिक्स्ड कहने का मतलब सोशलिस्टिक एज वेल एज कैपिटलिस्टिक। कौन कौन सा है? सोशल भी है हमारा कंट्री, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, प्लस अगर हम बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया में कंपटीशन लॉ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। होप कि आप ये टॉपिक समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अब हम लोग बात करते हैं स्मार्ट पीडीएस सिस्टम की। स्मार्ट पीडीएस सिस्टम क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली क्या होता है, अपने गांव में जब जाते होगे या किसी छोटे बड़े शहर में जाते होगे तो आप देखते होगे एक डीलर होता है। एक डीलर होता है, वो फूड ग्रेन्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सब्सिडाइज मटेरियल्स लाइक फूड ग्रेन्स, ऑयल्स, सोयाबीन्स एंड ऑल। तो वहाँ पे क्या होता है, एक डीलर होता है, एक डीलर सेंटर होता है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूशन का काम मिलता है पूरा। वो आप देखे होंगे अगर अपने गांव में भी, तो वो डीलर की भले पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो या ना हो, बट उस डीलर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 2-3 घर बना लेते हैं, और भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है क्योंकि वो बहुत सारा अनफेयर प्रैक्टिसेस को लीड करता है, बहुत सारा मिक्सिंग करता है, बहुत बार लोगों को ठग लेता है। बहुत सारे इनोसेंट लोग आते हैं जो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनको बहुत बार उनको दिक्कत देता है वो। इस तरीके से इस चीज़ों से बचने के लिए हमें स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, एक चीज़ और आप समझिए, जैसे मान लीजिए कोविड-19 का समय था ना, तो क्या हो रहा था, जैसे एक चीज़ को लाया गया था, वन राशन कार्ड आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना बेसिकली कि मान लीजिए कोई एक बिहार से कोई लेबर है, वो जा रखा है राजस्थान, तो उसकी जो कार्ड है ना पीडीएस सिस्टम वाली, वो राजस्थान में नहीं चलती थी। मतलब उसको अगर राशन लेना है तो उसको गांव ही जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होता था, वो तो अवेलेबल है नहीं, उसकी पूरी फैमिली है नहीं, तो डीलर क्या करता था, उसके राशन कार्ड का फर्जी बना के और खुद निकाल लेता था और उसको सेल कर देता था मार्केट में। और दूसरी तरफ राजस्थान में जो लेबर ऑलरेडी काम कर रहा है उसको तो मिला नहीं कुछ, उसको कुछ, अब वो क्या अगर उस कार्ड को यूज नहीं कर सकता है, तो वो विदाउट जो उसकी सब्सिडाइज्ड मटेरियल उसको मिलने वाली है वो तो उसको मिला नहीं। तो ये बहुत बड़ा लॉस था, इसको थोड़ा देखा जाना जरूरी था। तो स्मार्ट पीडीएस सिस्टम क्या है, बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल अर्ग किए हैं सारे स्टेट से एंड यूनियन टेरिटरीज, किस चीज़ के लिए, तो इम्प्लीमेंट स्मार्ट पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बेसिकली ये इंश्योर करेगा स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये स्कीम जो है ना वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले चलेगा एंड रिफॉर्म्स की तरफ ले चलेगा टेक्नोलॉजी में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। यहाँ पे स्मार्ट वर्ड यूज़ किया गया है, क्यों? क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करना है टू द प्री एग्जिस्टिंग पीडीएस सिस्टम, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है पीडीएफ सिस्टम उसमें। चलिए, और इसको प्रपोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसको प्रपोज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब बेसिकली हम लोग समझते हैं कि आखिर स्मार्ट पीडीएस सिस्टम होता क्या है। ये एक सिस्टम है जहाँ पे स्मार्ट राशन कार्ड को इश्यू किया जाएगा हर एक सिटीजन्स को, जिसमें क्या होगा, जिसको आपको लेकर के राशन कार्ड तक जाना पड़ेगा। ये कार्ड क्या होगा, इसमें बेसिकली कोड होगा, कुछ वेरिफिकेशन कोड होंगे जिस तरह आधार कार्ड में होते हैं, कुछ फिंगरप्रिंट्स भी लिए जा सकते हैं, साथ में कुछ स्कैनर्स लगे होंगे जो चेक करेगा पीडीएस सिस्टम के पे जाने पे, कि डबल चेक करेगा, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी कि हाँ ये जो फूड लेने वाले हैं ये इनके लिए ही डिलीवर हो रहा है और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना। जैसे एक चीज़ था ग्रेन एटीएम कहाँ लगाया गया था मैं आपको बताता हूँ, गुड़गांव में लगाया गया था।
उसमें आपको कार्ड एक इशू होगा, कार्ड लेके जाओगे आप, ये भी एक स्मार्ट पीडीएस सिस्टम का ही एग्जांपल है। आप बस कार्ड स्वैप करोगे, जिस तरह एटीएम में स्वैप करते हो, आपको ग्रेन मिल जाएगा, ठीक है, आपके बॉक्स में। तो वहाँ पे कोई डीलर का काम नहीं, कोई मिडिल मैन का काम नहीं था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव स्मार्ट पीडीएस से क्या होगा। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कि बेसिकली हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। साथ साथ में एक चीज़ और हमको ध्यान रखना है कि फेयर प्राइस शॉप्स हमारा बने, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स हैं वो फेयर प्राइसेस को इनकलकेट करें, और साथ में ही ये चीज़ हो कि हम एश्योर करें कि हमारे जिनके पास जा रहा है ना, हमारा जो सब्सटेंसेस हैं या फिर जो फूड ग्रेन्स हैं, वो उनके पास जाए जिनको ज़रूरत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्मार्ट पीडीएस सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये जॉइंट ऑपरेशन, यहाँ पे आप सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का रोल देख लोगे, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेंट्रल एज वेल एंड गवर्नमेंट। तो ये एक फेडरल गवर्नमेंट का, एक फेडरल सिस्टम का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है स्मार्ट कार्ड को इशू करने में। तो बेसिकली यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा होती है स्मार्ट कार्ड को इशू करने में। फंड को एलोकेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत राशन कार्ड इशू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राशन कार्ड्स आल्सो लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इसको कैसे काम करेगा ये राशन कार्ड, किस तरीके से हेल्प करेगा हमारे फार्मर सिटीजन्स को, तो ये एश्योर करेंगे हमारा स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल जो होगा वो एलोकेट करेगा राइस, व्हीट, केरोसिन एंड शुगर टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर दिस स्कीम। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट द एलोकेट फूड ग्रेन्स एंड अमंग द सिटीजन्स, ठीक है ना। ये था हमारा स्मार्ट पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, जो है हमारा ओज़ैम्पिक के बारे में काफ़ी न्यूज़ में था। मैं जो भी यूज़ कर रहा हूँ करंट अफेयर का सोर्स वो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, एज वेल एज PIB है। तो हम लोग ओज़ैम्पिक के बारे में जानते हैं, काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंट में। बेसिकली ये एक ड्रग है, ठीक है ना। ये मेडिकेशन है जिसको यूज़ करते हैं हम लोग टाइप 2 डायबिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए। बट रिसेंटली न्यूज़ में ये क्यों था ना, क्योंकि ये इसकी शॉर्टेज हो रही है। अब इसकी शॉर्टेज होने का रीज़न क्या है, तो रीज़न है इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक। अब आपको लगेगा ऐसा कैसे, हंसने वाली बात है, लेकिन ये ट्रू है। लोग क्या कर रहे हैं ना, सडन अपने वेट को लूज़ करना चाह रहे हैं, और उनको ये एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव लग रहा है, बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। अब आप भी ट्राई मत कीजिएगा, मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ। ये एक तरीका है वेट लॉस करने का, लगभग 10% आपकी वेट लॉस हो जाएगी, लेकिन ये फिर से गेन कर जाएगी जब आप इस मेडिसिन को छोड़ोगे। तो दूसरी चीज़ क्या है, अब हम लोग समझते हैं कि ओज़ैम्पिक जो है हमारे शरीर पे क्या असर करता है, कैसे हमारे बॉडी में एक्ट करता है। ओज़ैम्पिक एक रिसर्च में पाया गया ना कि ओज़ैम्पिक जो मेडिसिन है ना, वो हमारे स्लो डाउन कर देता है रेट को, जिससे हमारा जो खाना है हमारे पेट में वो बॉडी को लीव करे। जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल पर्सन है, वो 4 घंटे में उसका खाना 4 घंटे में पच जाता है पेट में, लेकिन ओज़ैम्पिक क्या करेगा, उसी खाना को 6 आवर में पचाएगा। इससे क्या होगा, एक एपेटाइट रिवॉल्वेशन डेवलप हो जाएगा बॉडी में, जिससे ये पता चलेगा कि अरे हमें भूख तो लग ही नहीं रही है। तो जो आदमी 4 घंटे तक भूखा रह सकता था, वो अभी 8 घंटे तक भूखा रहेगा। और भूखा रहोगे, एक तरीके से इंटरमिटेंट फास्टिंग है, तो आपकी बॉडी की वेट धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इससे क्या होता है, ये रिसर्च बताया है कि लगभग 3/4 10% आपके बॉडी का वेट जो होता है ना, वो इस ड्रग को लेने से कम होने लगता है। तो सोशल मीडिया पे क्या है, सोशल मीडिया के लोग कभी भी नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते नहीं हैं, हमेशा पॉजिटिव चीज़। कोई यूरोप जा रहा है, कोई रशिया जा रहा है, बस वो पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो वो क्या किए, इसको लेना स्टार्ट कर दिए। बट कभी भी आपको इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग समझते हैं, पहले तो आप ले रहे हो तो वेट घट रहा है, क्योंकि ये आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दे रहा है, एपेटाइट को और बढ़ा दे रहा है। अब देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग ओज़ैम्पिक को स्टॉप कर दें, लेना छोड़ दें, तो क्या होगा। जैसे ही आप इसको लेना छोड़ोगे ना, तो आपकी बॉडी फिर से वेट को गेन करने लगेगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस ड्रग में एक इंटीग्रेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेमीग्लूटाइड। क्या कहते हैं, सेमाग्लूटाइड। ये क्या करता है ना, बेसिकली पैनक्रियाज को हेल्प करता है रिलीज करने में राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन। याद रखिएगा, पैनक्रियाज रिलेटेड है इंसुलिन से, पैनक्रियाज रिलेटेड है डायबिटिक से, ठीक है। अब मेन रोल क्या होता है पैनक्रियाज का हमारे बॉडी में, ये तो आपको पता होना चाहिए। शुगर लेवल को मेंटेन करता है ब्लड में, साथ ही में ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है एंड कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। अब अगर बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करे पैनक्रियाज, राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करने के बाद, उसी कंडीशंस को हम लोग डायबिटिक कहते हैं।
अब क्या है, समझ में आ गया कि आपको अब सबसे बड़ा ये न्यूज़ में क्या था ओजेम्पिक, तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ग्लोबल शॉर्टेज होने लगा, इसका कमी होने लगा, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में इसका पोटेंशियल देखे लोग, अरे इससे तो वेट घट जा रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा लेने लगे, खरीदने लगे और मिसयूज़ करने लगे इसका, तो ग्लोबल मार्केट में इसकी कमी आ गई। दूसरा चीज़ क्या है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो दानिश फार्मास्यूटिकल्स फर्म है नोवो नॉर्डिस्क, दानिश फार्मास्यूटिकल फर्म नोवो नॉर्डिस्क है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये बिलोंग करता है जीएलपी एगोनिस्ट, एक ग्रुप होता है ड्रग का, उससे बिलोंग करता है। ये कहाँ किससे बिलोंग करता है, जीएलपी एगोनिस्ट एक ग्रुप होता है ड्रग का, उससे बिलोंग करता है ये। अब हम लोग समझेंगे GLP-1 एगोनिस्ट होता क्या है इसके बारे में। देखिए, जो ओजेम्पिक है ना, वो GLP-1 एगोनिस्ट ड्रग है। ये क्लास ऑफ ड्रग्स होता है जहाँ पे जिसको यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटिक्स को ट्रीट करने में। इसका 3 मेन फंक्शन होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन प्रोडक्शन को, स्लो डाउन करता है इंसुलिन एब्जॉर्प्शन को, और इनहिबिट करता है ग्लूकाजेन रिलीज को। ठीक है, ये तीन काम ये करता है, और इसकी वजह से डायबिटिक 2 पेशेंट जो होता है वो उनकी डायबिटीज कंट्रोल्ड होती है। 2 तरीके का डिजीज मेनली होता है, एक होता है एगोनिस्ट ड्रग, दूसरा होता है एंटागोनिस्ट ड्रग्स। मैं दोनों के डिफरेंस आपको समझा देता हूं। एक आर्टिकल से हमारा 3-4 चीजें अगर हो जाए कवर तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। एगोनिस्ट ड्रग जो होता है ना, वो बेसिकली क्या करता है कि वो रिसेप्टर्स, सेल के जो रिसेप्टर होते हैं उस पर बाइंड करता है खुद को। जैसे मान लीजिए ये सेल का रिसेप्टर है, तो एगोनिस्ट ड्रग क्या करेगा, खुद को इस पर चिपका लेगा, बाइंड कर देगा, और देन एक्टिवेट होता है टारगेट के लिए। बट सेकंड जो होता है एंटागोनिस्ट ड्रग्स, वो क्या करता है, वो टारगेट पे ही बाइंड करता है, जहां पे इशूज है, जैसे मान लीजिए टारगेट है उस पर बाइंड करेगा। क्लियर है? और यही आपको पता होगा, ओजेम्पिक कंट्रोवर्सी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वेट लॉस के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसका क्या साइड इफेक्ट्स भी आपको देखना पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स होता है, जैसे आप देखोगे तो थोड़ा सा वोमिटिंग आने लगेगा, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाएगा, स्टोमक पेन हो जाएगा, एंड वोमिटिंग का इशू आने लगेगा। उनके लिए, जिनको डायबिटिक नहीं है ये, उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये सब चीज़ें साइड इफेक्ट्स। तो ये था हमारा ओजेम्पिक ड्रग्स के बारे में। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरा करंट अफेयर अच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एज वेल एज आप इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड पर जुड़ जाओ। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है सामर्थ्य स्कीम के बारे में। इस स्कीम के बारे में समझते हैं। ये सामर्थ्य स्कीम बेसिकली रिलेटेड है आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, और इसको अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स को ऑन किया है, कहा है कि सामर्थ्य स्कीम को इंट्रोड्यूस किया जाए। बेसिकली ये इंट्रोडक्शन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पे स्किल्ड लेबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। अब हम लोग समझते हैं इसका मेन एम क्या है। तो स्किल देना है किसको, यूथ्स को, फॉर गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए इन द टेक्सटाइल सेक्टर फॉर द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल। स्किल प्रोवाइड करना है यूथ्स को, किस चीज़ के लिए, तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के लिए इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर। सारे चेन में हम लोग करेंगे, लेकिन कुछ 2 चीज़ों को छोड़ के, एक है आपको स्पिनिंग, एक है विबिंग। ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं और बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे चीज़ों में स्किल्स दिया जाएगा। अगर मानिए यूथ को स्पिनिंग एंड वीविंग्स में भी स्किल्स दे दिया जाए तो क्या इंपैक्ट हो सकता है, आप सोच के एक बार देखो। इंपैक्ट क्या होगा, जो टिपिकल ट्रेडिशनल मान लीजिए 70 ईयर की एक दादी हैं, वो यूज़ करती हैं वीविंग का, स्पिनिंग का काम करती है अपने घर के अंदर में, जो बहुत ही छोटा इंडस्ट्री है उनका, एक तरह कॉटेज इंडस्ट्री है, वो घर में यूज़ करती हैं। अगर स्किल प्रोवाइड कर दिया जाए स्पिनिंग एंड वीविंग का भी, या फिर उनमें भी इंट्रोडक्शन कर दिया जाए, तो क्या इनका जॉब तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे ना, तो ये ना हो इसलिए इसको रोका गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। फ्लैगशिप स्कीम कहने का मतलब ये स्टार्ट इनके द्वारा ही किया गया, कोर आइडिया इनका ही था। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, तो टेक्सटाइल सेक्टर में किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करें, किस तरीके से स्किल लेबर को इंट्रोडक्शन करें, किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमारा प्रोडक्शन बढ़े, टेक्सटाइल हमारा ग्रोथ करे। तो आपको पता चल गया होगा ये अनस्किल्ड लेबर को ट्रांसफॉर्म करने में किस चीज़ में, तो स्किल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए स्कीम को लाया गया है। तो ये था हमारा आज का सामर्थ्य स्कीम। अब हम लोग चलते हैं NPS वर्सेस OPS, नेशनल पेंशन स्कीम वर्सेस OPS। तो अभी हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम एंड ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लेते हैं। कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में फ्लॉन्टेड था, इसलिए मैं इसकी बात करना चाहूँगा। अब हम लोग सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को समझ लेते हैं। देखिए क्या होता था, पहले कोई एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं टैग कर रहा हूँ, कोट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करता हूँ। जैसे पहले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर करते थे तो उनको एक पेंशन मिल जाता था, डेफिनेट पेंशन। जैसे मान लीजिए वो लाइफ टाइम जितना अर्न किया उसका 50% रुपीज़, और जितने भी एक्सपेंसेस होते थे वो बियर कर किया जाता था गवर्नमेंट के द्वारा।
ठीक है। लेकिन अब नया क्या है, न्यू पेंशन स्कीम में क्या है ना कि अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तो इन्वॉल्व होंगे ही, प्लस आपको प्राइवेट कंपनी के भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, प्लस एनआरआईज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, तो आप कहोगे अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है ना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ साथ हमारे प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को भी ख्याल रखा जाएगा इन केस ऑफ पेंशन, तो हो सकता है अच्छा। लेकिन इसमें क्या एक कंडीशन आया ना, गवर्नमेंट जो बेयर करती थी ना एक्सपेंसेस, उसको वो सारे एक्सपेंसेस अब आप खुद बेयर करोगे। अब आप क्या करोगे, जब आप जॉब कर रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, तो आप खुद इन्वेस्ट करोगे अपने पेंशन के लिए। मतलब तुम्हारा ही पैसा लूंगा मैं तुमसे और तुमको ही दूंगा आफ्टर योर रिटायरमेंट, यही कंसेप्ट है, ठीक है। बेसिकली इतना ही समझना है, बहुत ज़्यादा इसमें काउंटरफेट होना नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस सिस्टम के बारे में। तो गवर्नमेंट ने अब अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्या था ना कि अब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आने लगा। जैसे कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड पेंशन स्कीम को, जैसे छत्तीसगढ़ है तो ओल्ड पेंशन स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया, या फिर राजस्थान है, एक बार आप क्रॉस चेक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को री इंट्रोड्यूस कर दिया। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि एक बार वन टाइम ऑप्शन दे रही है सेलेक्ट करने के लिए कि आप एनपीएस लो या ओपीएस लो, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम को ऑप्ट करो या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को आप ऑप्ट कर सकते हो वन टाइम, एक बार के लिए। तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस सिस्टम जो है ना, वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। बेसिकली इसको आप पेंशन स्कीम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्कीम की तरह समझ सकते हो। लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रोवाइड किया जाएगा ओल्ड एज सिक्योरिटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या प्रोवाइड किया जाएगा? ओल्ड एज सिक्योरिटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एक वॉलंटरी है, अगर आपकी मन है तो लो, नहीं मन है तो मत लो। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। डिज़ाइन किया गया है to enable the subscribers to make optimum decision regarding their future through systematic saving during their working life। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है एनपीएस एंड ओपीएस का बेसिक डिफरेंस। तो गवर्नमेंट का ये तर्क है, ये कहना है कि एनपीएस जो है ना वो इनकलकेट कर रहा है हैबिट ऑफ सेविंग फॉर रिटायरमेंट अमंग द सिटीजन। मतलब आप रिटायर करोगे तो एक हैबिट होनी चाहिए आपके पास सेव करने की मनी को, और ये अटेम्प्ट है एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन का। गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज़्यादा ना पड़े, पेंशन से बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा था एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट। क्लियर है? अब देखिए इस स्कीम को रेगुलेट कौन करेगा? रेगुलेट करेगा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पीएफआरडीए भी कहते हैं। रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग पीएफआरडीए भी कहते हैं, जो कि किसके ज्यूरिडिक्शंस में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको स्टैटिक फैक्ट याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की बात कर लेते हैं। ये स्टेब्लिश किया गया था पीएफआरडीए के द्वारा। पीएफआरडीए स्टैंड्स फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसके रजिस्टर्ड ऑनर है ऑल एसेट्स ऑफ एनपीएस। जितने भी नेशनल पेंशन स्कीम्स के अंदर आएंगे वो रजिस्टर्ड ऑनर होंगे। अब एनपीएस को ज्वाइन कौन कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल्स जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जो रेसिडेंट है वो भी, जो नॉन रेसिडेंट है वो भी, एनआरआई भी लोग कर सकते हैं। जिनकी एज ग्रुप कहाँ से कहाँ तक आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो एज ग्रुप 18 से लेकर 70 साल तक। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। सोर्स मैं जो यूज़ करता हूँ वो होता है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, एज वेल एज फ्यू अदर वेबसाइट्स दैट आर अवेलेबल ऑन द वेब। तो अगर आपको मेरी पढ़ाने की तरीका सही लग रहा है, अगर आप लग रहा है कि इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, तो यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल आईएसपी सिंप्लीफाइड। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ मॉडिफिकेशंस मुझे करनी हो चाहिए, तो आप सजेशंस आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। बी रेस्पेक्टफुल एंड हैप्पी स्टडिंग। थैंक यू।